ताम्रपत्र में से हुनक दस्तखत से देखल अछि। तदुपरांत हम आभारी छी अकादमिक वर्तमान अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी के प्रति, उपाध्यक्ष मैडम शर्मा जी के प्रति, साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव जी के प्रति, संगे साहित्य अकादमी के प्रति जे हमर कविता संग्रह पेन ड्राइव में पृथ्वी के पुरस्कृत क हमरा एहिठाम ठाढ़ हेबाक पात्रता देलक। एहि के संगे हम साहित्य अकादमी के जतेक कर्मचारी अधिकारी लोकनि छथि तिनको प्रति आ हम अपन भाषा के परामर्शी मंडल आ संयोजकक प्रति कृतज्ञता प्रकट करैत निर्णायक मंडल सभक प्रति धन्यवाद ज्ञापित करैत छी। एकर बाद हम अपन वक्तव्य हिंदी में राखै छी, कारण एतऽ बहु भाषा भाषी छथि तो सबके हमर बात बुझबा में सुविधा हेतनि। महोदया, इस समय जब मैं यहाँ आप सभी के समक्ष खड़ा हूँ, ठीक उसी समय में रूस के अनेक बम गोले यूक्रेन के विभिन्न नगर शहर में गिर रहे होंगे। प्रतिकार में यूक्रेन के सैनिक भी रूस के जान माल का नुकसान कर रहे होंगे। गाजा पट्टी के चारों ओर से उठता धुआं संपूर्ण विश्व परिवेश को अपने आगोश में ले रहा होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के सैनिक नारदोस काराबाख की पहाड़ी को सबसे बड़ा शमशान बनाने पर तुले हुए हैं। चीन और उत्तर कोरिया के शासक न जाने कौन सा रक्तिम आसक्ति रखे हैं कि जिससे संपूर्ण मानवता त्राहिमाम कर रही है। तिब्बत सहित अनेक देश स्वतंत्रता का सुख भोगने से वंचित हैं। अमेरिकी ऋण और धौंस के आगे अनेक छोटे छोटे देश विवेकहीन निर्णय लेने हेतु विवश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरह से पंगु बन गया है। भारत के चारों ओर के देश भी अनेक कारणों से अशांत हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश सहित नेपाल, भूटान आदि सभी देश संकट से जूझ रहे हैं। भारत के भीतरी हालत को भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। धार्मिक उन्माद और जातीय संघर्ष चरम पर है। समरसता की भावना घटी है। हम लोगों को जिस तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए थी, उसमें हम लोग विफल हो रहे हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति से आविष्कार कम और बेरोजगार अधिक नजर आ रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी केवल डिग्री बांटने की संस्था बनकर रह गए हैं। व्यापारियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर कब्जा कर लिया है। नदी के घाट सिकुड़ गए हैं तो वहीं तालाब और कुएं जैसे चीजें बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। जितने पेड़ लगाए नहीं जाते उससे अधिक तो काटे जा रहे हैं। प्रकृति के रुदन को अनसुना कर रहे हैं हम लोग। कोरोना बीमारी के भीषण त्रासदी झेल चुकी दुनिया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? जिस समय अस्पतालों का निर्माण होना चाहिए, हम बम बारूद और बंदूक की फैक्ट्री लगा रहे हैं। जीव जंतु और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अनेक भाषा बोली नष्ट प्राय हो गई है। हमारी भाषा जो सीता की भाषा है, विद्यापति की भाषा है, उस पर भी भीषण संकट छाया हुआ है। प्राथमिक कक्षा में मैथिली की पढ़ाई नहीं होती। इस भाषा को राजकीय दर्जा प्राप्त नहीं है। अपनी ही जमीन पर मैथिली तिरस्कृत होती जा रही है। हमारी भाषा मात्र कहने के लिए अष्टम अनुसूची में शामिल है, किंतु न तो हमारी भाषा में आकाशवाणी है और न दूरदर्शन है। सरकारी पुस्तकालयों में मैथिली की पुस्तकें नहीं मिलती। विज्ञापन के अभाव में मैथिली की पत्र पत्रिकाएं 8-8 आंसू रोते हुए अंततः बंद हो जाती हैं। उद्योग विहीन मिथिला के एक हाथ में ट्रेन का पौदान है तो दूसरे हाथ में अपने बच्चों का भविष्य। पलायन हमारी भूमि की नियति बन चुकी है। इस सब के बावजूद मैथिली के साहित्यकार
अपना पेट काट कर पुस्तक छपवा रहे हैं। हमारी भाषा में साहित्य की समृद्ध परंपरा रही है। सांस्कृतिक रूप से भी हमारी भाषा भूमि सबल रही है। लेखन और प्रकाशन हमारी आदिम परंपरा है जो कभी नष्ट नहीं होगी। विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल स्थिति में ढालने के लिए संघर्ष करना हमारी आदत है, जीवनचर्या का हिस्सा है। मैं भी इसी परंपरा से निकला हुआ एक कवि हूँ, लेखक हूँ। अभाव के बावजूद लिखने का स्वभाव नहीं छूट सका। नौकरी पर नौकरी छूटती गई, परंतु लिखना नहीं छूटा। लिखते समय सदैव इस बात का ध्यान रहा कि क्या लिखूं, क्यों लिखूं, किसके लिए लिखूं, रण में रहूं या चारण हो जाऊं। मैंने जनता के लिए लिखना पसंद किया, उनकी आवाज बनने को अपने लेखन की सार्थकता मानी। यह जानते यह जनता हमारे मिथिला की है, हमारे देश की है, इस संपूर्ण विश्व की है। मेरे लेखन की परिधि में सदैव संपूर्ण पृथ्वी रही है। आज यह पृथ्वी अनेक प्रकार के संकटों से जूझ रही है। न सांस लेने योग्य शुद्ध हवा है और न पीने योग्य शुद्ध पानी। संबंधों का निर्वहन लगातार कठिन होता जा रहा है। संयुक्त परिवार के सभी तंतु बिखर गए हैं। अधिसंख्य लोग अवसादग्रस्त जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। सभ्यता संस्कृति पर हो रहे चौतरफे हमलों से किसका हृदय आहत नहीं है। मेरी कविता का मुख्य विषय यही सब बनता रहा है। मैं मनोरंजन के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखता। बचाना मेरा उद्देश्य है और इसीलिए पृथ्वी को बचाने का उपक्रम करते हुए कभी प्रेम तो कभी प्रतिकार लिखता हूँ। प्रेम और प्रतिरोध मेरी कविता का मूल उत्स है। विडंबनापूर्ण स्थितियों से लड़ना, थकी हारी जनता को लड़ने के लिए प्रेरित करना मेरी कविता का ध्येय रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे बाद की पीढ़ी अर्थात युवा पीढ़ी ने मेरे धार और विचार को अपना पसीना और अपनी स्याही दी है। मैथिली साहित्य में अभी जितने कवि सक्षम और सक्रिय हैं, उतने वर्तमान में अन्य किसी भाषा में नहीं है। इस कारण से भी मैथिली कविता की सघन व्याप्ति हुई है। वैश्विक कविता के केंद्र में यदि अभी भारत है, तो निसंदेह इसमें मैथिली कविताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। मैं साहित्य अकादमी के प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने विश्व कविता में मैथिली कविता के योगदान को प्रमाणित करने के लिए मेरी कृति को पुरस्कृत कर समुचित आधार एवं अवसर दिया। मुझे याद है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, उसी समय से कुछ कुछ लिखने लगा था। 10वीं तक आते आते मेरे पास 100 से अधिक कविताएं हो गई थी। इन कविताओं में भी आम आदमी के सुख दुख की ही अभिव्यक्ति थी। उस समय मैंने एक नाटक भी लिखा था वर्ष 1984 में, जिसका मंचन भी हुआ था। इसके बाद से मेरे लिखने की आदत बढ़ने लगी। इस कारण से मेरे माता पिता चिंतित रहने लगे। उनकी चिंता का सबब मेरा कैरियर था, परंतु मैं इन सब से निष्क्रिय था। मैं सिलेबस से अधिक साहित्य की किताबें पढ़ता था, मगर उस समय लेखन हिंदी में होता था। इसका कारण प्राय यह था कि मेरे पिता सेना में थे और उनकी पोस्टिंग देश के विभिन्न जगहों पे होती रहती थी। पालन पोषण और अध्ययन आदि सैन्य परिवेश में हुआ। आरंभिक जीवन का अधिसंख्य समय मैंने मिथिला से बाहर बिताया। घर की भाषा यद्यपि मैथिली ही थी, मगर मैं मैथिली साहित्य से लगभग अपरिचित था। स्नातक करने की अवधि में मिथिला में रहने का अवसर मिला, तब मैथिली साहित्य का साहचर्य प्राप्त हुआ। अब मेरे पास दो विकल्प थे, हिंदी में लिखना जारी रखूं या मैथिली में लिखूं। बहुत दिनों तक वह पोह में रहा। मैथिली साहित्य पढ़ने में मन खूब लगता था, परंतु लिखने में समस्या होती थी। हिंदी का मोह भी बांधे हुए था। उसी कालखंड में यात्री नागार्जुन दरभंगा आ गए थे। उनसे नियमित भेंट करने जाया करता था। मैथिली के अनेक मूर्धन्य लेखकों से भी संवाद स्थापित होने लगा था। अपनी रचनाएं उन्हें दिखाया करता था। उनसे मिले सुझावों का अनुपालन भी करता था। मेरा लेखन अब परिष्कृत होने लगा था, पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा।
मंचों पर भी आना जाना लगा रहा। विगत 30 वर्षों की लेखन यात्रा में अनेक मोड़ एवं पड़ाव आए हैं। गीत, संगीत और नाटक में रुचि थी। मंचों पर गीत गाता, नाटक खेलता। रंग कर्म तो अभी भी नहीं छूटा है। लेखन, गायन और रंग कर्म, इन तीनों से एक साथ तादात्म्य बनाना सरल नहीं था। तो पहले गायन और बाद में नाटक कम होते चले गए, परंतु लेखन अपनी गति से चलता रहा, जो आज भी जारी है। परंतु इन सब के अतिरिक्त एक बात और हुई। मिथिला और मैथिली के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना उचित जान पड़ा। मैथिली भाषा के राष्ट्रीय सम्मान और संवर्धन के लिए चलने वाले आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। हमारी भाषा मैथिली अनेक षड्यंत्रों का शिकार थी, अभी भी है। अकादमी में स्वीकृत नहीं थी, अष्टम अनुसूची में भी नहीं थी, लेकिन लेखक और अभियानियों के सहयोग से आज हमारी भाषा को ये दोनों स्थान प्राप्त हैं, अकादमी अनुसूची में भी। इस अवसर पर मैं मैथिली के उन लेखकों और अभियानियों का मैं मैथिली के उन लेखकों एवं अभियानियों के समक्ष नतमस्तक हूँ, जिनके अतुलनीय योगदान से हमारी भाषा को यह गौरव प्राप्त हुआ है। किंतु खेद है कि शास्त्रीय भाषा होने की सारी अर्हताओं के बावजूद क्लासिकल लैंग्वेज में हमारी भाषा मैथिली को स्थान नहीं दिया जा रहा है। विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक मैथिली भाषा के साथ किए जा रहे इस विभेद से मैं आहत हूँ। मैथिली लेखक के रूप में मैंने सदैव अपने दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास किया। मैथिली कविता के चाषवास को और अधिक चौरस और उर्वर बनाने के लिए तत्पर रहा हूँ। विषय का अन्वेषण, कहने का ढंग आदि में प्रयोग करता रहा हूँ। अन्य भाषाओं का अनुकरण करने की बजाय अपनी मौलिकता पर केंद्रित रहा हूँ। विचार से कभी समझौता नहीं किया। इन्हीं कारणों से निजी जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, परंतु विचलित नहीं हुआ। मध्यम मार्ग का अनुसरण या समझौतावादी कभी नहीं हुआ। लेखक को ऐसा होना भी नहीं चाहिए, किंतु आजकल देख रहा हूँ एक अलग तरह का लेखक समाज आ रहा है। इनके लेखन में जाति धर्म का विद्वेष स्पष्ट दिखाई देता है। विद्वेषपूर्ण लेखन से कोई कैसे लेखक हो सकता है? साहित्य सदैव राजनीति से आगे चलता है। आज क्यों यह पिछलग्गू बना हुआ है? इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। समकालीन मैथिली कविता इन सब मामले में भारतीय भाषाओं की कविताओं से आगे की राह पकड़े हुए है। यह अलग बात है कि अभी हम लोगों को इस लेखन पर अन्य भाषा भाषी लोगों का पर्याप्त ध्यान नहीं गया है। इसका कारण यह है कि हमारी भाषा का साहित्य बहुलांश में अनुदित नहीं हो रहा है। इस अवसर पर मैं उपस्थित सभी लेखकों से आग्रह करूंगा कि वो मैथिली साहित्य का अनुवाद करने का प्रयास करें और पढ़ें भी। हमारी भाषा साहित्य किसी को निराश नहीं करेगी। इन सब के बावजूद अंत में मैं कहना चाहता हूँ अपनी कुछ तकलीफें जो आप तमाम लेखकों की ओर से भी है। इन सब के बावजूद मुझे कभी कभी दुख होता है कि देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने से क्या लाभ यदि ट्रेन की एक टिकट तक हम कंफर्म नहीं करवा सके। अर्थाभाव से जूझ रहे लेखकों को न कोई पेंशन है और न ही उनकी पुस्तकें खरीदने की कोई योजना। स्वास्थ्य बीमा तक से महरूम है ये लोग। क्या इन लेखकों को घूमने फिरने के लिए रियायती दर पर टिकट भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है? अकादमी सहित भारत सरकार को इस पर विनम्रता से विचार करना चाहिए। प्रतिष्ठा तो दी जाती है, किंतु प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भी व्यवस्था दी जानी चाहिए। ये बात मैं अपने लिए नहीं वरन बृहत लेखक समाज की समस्याओं को देखते हुए कह रहा हूँ। सभी भाषाओं में अभावी लेखक भरे पड़े हैं। हाशिए लिखने वाले लेखक स्वयं हाशिए पर हैं। साहित्य अकादमी को इन सब का भी संज्ञान लेना चाहिए। लेखकगण जब तक बचे रहेंगे, नागरिक सभ्यता पर संकट नहीं आने देंगे। अंत में पुनः आप सबों का आभार।